हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। आपका फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बुक है और उसी में एक दिन में आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में आपको पढ़ा चुका था। यानी कि बेसिकली हम इस चैप्टर में आपका फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे। तो मैंने फ्रांसीसी क्रांति का जो पूरी पृष्ठभूमि थी उसको समझाने का आपको प्रयास किया था और बेसिक मैंने आपको समझा। ठीक है मेरे भाई। और इसमें दिखाया कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार हुई, कैसे क्या घटना हुई, ये हमने देख लिया। ठीक है ना। और उसको जानने का प्रयास भी हम लोगों ने कर लिया। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज, यहाँ से आप हम लोग शुरू करें। कह रहे हैं कि सन 1774 में बोर्बो वंश के लुईस 14 द्वारा फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुए। उस समय केवल वे 20 साल के थे। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय राजकोली खाली था, यानी कि जब वो राजा बने तो आपका राजकोष खाली था। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांसिस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। यानी कि लंबे युद्ध ने क्या कर दिया था, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिगाड़ दिया था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूली खर्चे के बोझ का अलग था। अब वर्साई का जो महल था बड़ा विशाल था, क्योंकि जहां राजा बैठता था, जिस राजा में शान और शौकत थी, उसको मेंटेन रखना था। लेकिन वो फिजूली खर्चा था क्योंकि उसका कोई महत्व तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेन करना एक बड़ी दिक्कत की बात थी। तो लुईस 14 के शासनकाल में फ्रांस के अमेरिका ने 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आजाद करने में सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस के दरबार में लिब्रे से भी अधिक कर्जा डुबाया गया और जब उससे पहले 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ गया, सरकार से कर्जदाता में अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए कर्जे को चुकाने के लिए मजबूर थे। अपनी नियमित खर्चों जैसे सेना का खर्चा, रखरखाव, राज दरबार, सरकारी क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि बाध्य हो गई थी और यह कदम नाकामी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट फ्रांसीसी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। तीसरे स्टेटस के लोगों को जनसाधारण के ही कर अदा करते थे। कह रहे जो तीसरा स्टेटस के लोग थे, स्तर के लोग थे, वो ही जनसाधारण क्या करते थे, कर को अदा करते थे। जो कर टैक्सेशन को चुकाते थे वो तीसरे ही उसके लोग थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था के प्राचीन राजतंत्र पद का उल्लेख है। 1789 के पहले में फ्रांसीसी समाज संस्था में होता था। चित्र फ्रांसीसी समाज में वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। अब पूरी आबादी का 90% किसान, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या में बहुत कम थी। 60% जमीन की कुलीन चर्चा और तीसरे स्टेटस के अमीर लोगों का अधिकतर था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग के पादरी वर्ग के लोगों में कुछ विशेष अधिकारी के जन्म प्राप्त थे। इससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों की छूट, कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार शामिल थे। कैसे थे? कुछ सामंती विशेषाधिकार शामिल थे। वह किसान के सामंती कर वसूलता था, अपने स्वामी की सेवा, घर खेतों में काम, सैन्य सेवा, सड़कों के निर्माण, सहयोगी आदि करने के लिए बाध्य थे। कैसे थे? इन सारी चीजों के लिए वो बाध्य थे। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा टिटाइल यानी कि धर्म कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरा वर्ग स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को
टाइल में आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भी इनके शामिल थे। कैसे थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नामक आपका तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग वस्तु पर लगाया जाता था। दो प्रकार के राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करो और उसके माध्यम से जनता ही वहन करती थी। क्या करती थी? जो जनता थी उसी को वहन करना होता था। तो डिटेल में क्या था? किस तरीके से टैक्स इत्यादि था जो आपका वहन कर रही थी। अब देखिए, दो वर्ग, उसमें चार वर्गों में सॉरी आपका तीन वर्गों में बटा था। पहला स्टेटस यानी कि पहली अवस्था आपका पादरी वर्ग, जो ये क्या था? ये आपका सर्वोच्च वर्ग था उस जमाने का। कहाँ का? आपका फ्रांस का। तो द्वितीय यानी कि ये सेकंड थे, जो उस जमाने का कुलीन वर्ग था, यानी कि ये अमीर परिवार। क्या थे? अमीर परिवार। ठीक है। और तीसरा जो स्टेटस था वो क्या था? बड़े व्यवसायी और अदालती कर्मचारी लोग ये थे। इसमें भी तीन ग्रुप थे, ए, बी और सी। सी में कौन थे? छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, जो आपके दैनिक वेतन भोगी थे, दैनिक वेतन वाले। द्वितीय में कौन थे? मध्य वर्गीय, और ये क्या थे? आपके उच्च मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय। इसमें बड़े व्यापारी हो गए, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ये लोग। यानी कि थर्ड स्टेटस भी तीन पार्ट में बटा था। ठीक, इस तरीके से ये यूरोप सॉरी जो आपका फ्रांस था, उस फ्रांस का सामाजिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। सामाजिक जो बटाव था वो हमको इस प्रकार में देखने के लिए देख लिया। कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो तीन वर्ग। तीनों वर्गों के विषय में आपने देख लिया। और टैक्स कौन चुकाता था? टैक्स चुकाने का काम, यही जो आपका तीसरा स्टेटस था, इसी को टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी थी। यानी कि टैक्सेशन कौन दे रहा है? यही तीसरा वर्ग अपना टैक्स चुका रहा है। ठीक है नहीं? तो सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे किसी के ऊपर जोर था, तो फ्रांस समाज में जो आपका तीसरा स्टेटस था, यही स्टेटस जनसाधारण टैक्सेशन का काम करता था। यानी कि कर चुकाने की जिम्मेदारी क्या थी? इन लोगों के पास ही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। समाज व्यवस्था आपने देख ली, अब आगे देखते हैं कैसा है और समाज कैसे दर्शा रही है चीजें। अब देखिए, जीने का संघर्ष क्या था? फ्रांस की जनसंख्या में 1517 में 2.3 करोड़ यानी कि 1789 से बढ़कर 208 करोड़ हो गई थी। पहले जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़, अब हो गई है बढ़कर 2.8, यानी कि 0.5 बढ़ गई है। परिमाणतः अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड में आपका बढ़ोतरी होगी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि थी। जैसे हमारे यहाँ रोटी बनती है ना, उनके यहाँ ब्रेड पाव रोटी, जैसे हम लोग बोलते हैं बंद, बन टाइप का बड़ा रूप है, उसी को पाव रोटी बोलते हैं, और उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि। अधिकतर कामगार किसानों में मजदूरी करते थे और मजदूर मालिक तय करते थे कि, लेकिन मजदूर महंगाई की दर से नहीं बढ़ रहे थे। फलस्वरूप अमीर गरीबों की खाई चौड़ी होती चली गई और स्थिति यह तब बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप के पैदावार गिरी, जिससे रोजी रोटी में संकट पैदा हो गया। ऐसी जीविका आपका प्राचीन तंत्र के दौरान काफी समय आम थी। कह रहे ये अचानक से ये सारी चीजें हो जाना, मौसम प्रवृत्ति होना, ये बड़ा आम स्वरूप था उस जमाने में। ठीक, आजीविका संकट यानी कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के
न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। ठीक, तो उसी को बोलते हैं न्यूनतम जीवन स्थिति। संकट कैसे पैदा होगा? फसल खराब होगी, उससे क्या होगा? उत्पादन कम होगा, तो इसमें क्या होगा? मांग अधिक होगी। मांग अधिक होगी और क्या होगी? कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी तो आप गरीबों को पाव रोटी नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा? आपका भूखमरी फैलेगी। ठीक, और भूखमरी से महामारी, और महामारी से क्या होगा? लोगों की मृत्यु होगी। कैसी होगी? लोगों की मृत्यु होगी। ठीक, और क्या होगा? तो जीवन संकट में पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्थिति थी पाव रोटी की कीमत बढ़ने का। और कारण क्या था? आपको पता है, जनसंख्या वृद्धि। ये क्या था? कारण थी। कितनी बढ़ी थी? 0.5। ठीक है, 0.5 देख लिया। वृद्धि का कारण क्या था और कैसे स्टेटस बना और कैसे जीवन में दिक्कत आई। अच्छा, इसी समय उभरते मध्यम वर्ग की विशेष अधिकारों का अंत की कल्पना। ठीक है, इसको हम देख रहे थे कि जो मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग मतलब कौन सा? अब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार का विद्रोह कर चुके थे। अकाल के समय किसान और विद्रोह, कौन सा वर्ग वापस कर दे रहा है? तो मैंने आपको अभी दिखाया था स्टेटस में, ये ही वो वर्ग है जो आपका टैक्स पेयर था। यानी कि ना तो मध्यम वर्ग, ये जो था कुलीन वर्ग, जो अमीर लोग थे टैक्स देते थे, और जो आपके पादरी थे ये भी टैक्स नहीं देते थे। तो कर की जिम्मेदारी किनके ऊपर थी? इनके ऊपर। और अकाल जैसी समस्याओं में अगर कोई भूखमरी का सामना करता था तो यही वो वर्ग थे, आपका तीसरा स्टेटस, जो इन सब चीजों का सामना करता था। अब देखिए, परंतु उनके पास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारियां तीसरे स्टेटस के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार के संपर्क में आ चुके थे। 8वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसके मध्यम वर्ग, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। यानी कि 1700 के आसपास क्या हुआ? एक नया सामाजिक समूह उभरा जिसको हमने कहा आपका मिडिल क्लास। क्या कहा? मध्य वर्ग। भाई क्या निकला? मध्यम वर्ग। जिसने फैलते हुए समुद्री पादरीय व्यापार, ऊन और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल पर संपत्ति अर्जित की। यानी कि समुद्र के व्यापार किया उसने, रेशम और ऊनी वस्त्र के माध्यम से वो सारा ट्रेड करके उन्होंने पैसों को इकट्ठा किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का तो निर्यात किया जाता था। समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। और तीसरे स्टेटस में इन सौदागरों एवं निर्मितों के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशावर लोग शामिल थे। ये बढ़ते पढ़ते लिखते उनको मानते थे। समाज किसी भी समूह के पास जन्मा विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर ही उनकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्र समानता नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जियोजॉक रूसो, ये कुछ आपके सामाजिक दार्शनिक हुए हैं। ठीक, कभी मौका मिले तो आपको रूसो को पढ़िए, बड़े फेमस आपके दार्शनिक रहे हैं।
और अपने आपका इन्होंने बहुत सारे चीजें लिखी, जैसे टू टाइल्स ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। लोग कहते हैं कि लोग राजा को देव तुल्य मानते हैं, जबकि वो कैसे हैं, निरंकुश उनके अधिकार हैं, और उसके सिद्धांत और जो उनका सिद्धांत है उसको क्या किया, खंडन, कि राजा क्या है, देव है, देव उत्पत्ति है या भगवान का अवतार के रूप में ऐसा देखा गया है राजाओं को। तो उन्होंने उन चीजों का खंडन किया है। रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने रिपट ऑफ द लॉजिक नामक एक रचना में सरकार के अंदर की विधायिका जो विधान बनाती है, कार्यपालिका जो उसको मेंटेन करती है, न्यायपालिका यानी कि जो हमारे कोर्ट वगैरह होते हैं, के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। क्या कही, सत्ता विभाजन की बात। और आप देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्पष्ट हमको डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्पष्ट विभाजन मिलता है। तो ये बात शुरुआत कहां से हुई, देखिए यहां से निकला है ये तत्व, ये विचार। ठीक, क्लियर हो गया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो इस मॉडल में सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक, क्या था, गारंटी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत। दार्शनिकों के इन विचारों में काफी हाउस और सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहसें हुई, डिस्कशन हुआ, और पुस्तकालय अखबारों के माध्यम से इन व्यापक विचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों के बीच लोगों ने जोर पर पढ़ा ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुइस 14 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने लगे। खबर से विशेषाधिकार फैलने की व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा कैसा था, भड़क गया। लोगों का क्या भड़का, जो गुस्सा है वो आपका भड़का। ठीक, तो मध्य जो वर्ग था वो किस तरह से पनपा, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे वो निकला, आप इसको एक बार देखिए। कुछ डाउट है मुझसे पूछिए। अब है क्रांति की शुरुआत, तो इसका पहला यूनिट हमने देख लिया। चलिए यूनिट को हम सेकेंड यूनिट को कल देखेंगे, क्रांति की शुरुआत। लेकिन थोड़ा सा आइए पढ़ते हैं कि प्राचीन राजतंत्रों में हुए अनुभव का वृत्तांत है। ठीक है, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने लगे। जो आप लोग क्रांति को उठाएंगे वो ही राजनीति में सक्रिय होंगे। जॉर्ज डॉटन ने अपनी वहां पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए 1793 में एक मित्र को लिखा, मैं फेसिल्स आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों ने संध्या मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुटा था। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलना असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च में भी मुझे आसरा नहीं दे सकते थे। इसमें कोई दोहात भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू तक नहीं था, यानी कि फ्रांसीसी पैसा होता था वहां सू। ठीक, पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा दिया तो, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल में अवसर उपलब्ध नहीं थे। अथर यंग के नाम से एक अंग्रेजी ने 1787 से लेकर 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा और अपनी यात्रा में विस्तृत वर्णन लिखा। वृत्तांत में उसकी टिप्पणी बड़ी दिलचस्प थी। सेवा कटहल के आगे अपने गुलामी, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार होने का पता चलता है। अपनी जिंदगी की स्थिति में डाल रखा था, स्थिति में बिल्कुल भी नहीं में उन्होंने लोग मुफ्त सेवाएं ली थी।
उन्हें बाहर वार्तालाप किया, अपने पड़ोसियों को कहकर भोजन उड़ाना पसंद करते थे, उन्हें दंगे के लिए बेटी का अपहरण या गले में रेत कर आपका जान उखाड़ देना चाहते थे। ये सारी स्थिति हमको यहाँ पर देखने के लिए, ठीक, देख लिया आपने। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गौर करेंगे और उसको देखेंगे, तो हम जान पाएंगे कल जो हमारा मेन चैप्टर होगा इसी में सेकेंड यूनिट क्रांति की शुरुआत, तो कल हम क्रांति को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।